हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीटेट का 21 जनवरी का पेपर है। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे चिंतन के बारे में। चिंतन क्या होता है, चिंतन किसे कहते हैं, चिंतन के प्रकार है। इससे कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। चिंतन होता क्या है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। देखो, सबसे पहले हमें यह जानना है कि चिंतन होता क्या है। जब तक हमारी समझ में चिंतन नहीं आएगा तब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते। तो देखो, आपको समझना क्या है कि जो यह चिंतन जो प्रारंभ होता है, समझना चिंतन की प्रक्रिया किसी समस्या के उत्पन्न होने से प्रारंभ होकर समस्या के समाधान तक चलती है। समझना इसको, समस्या के समाधान तक चलती है। ये वाली बात आपको समझ में आनी है कि चिंतन, थिंकिंग किसे कहते हैं। आपको पता होगा इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो आपको पता, थिंकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थिंकिंग। अब थिंकिंग जो होती है, हमारी जो सोचने का जो नजरिया होता है, वो हमारी थिंकिंग कहलाती है। अब बात यहां पर ये होती है कि चिंतन होता क्या है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई ये समस्या आ गई। अब ये समस्या है, अब ये समस्या उत्पन्न होगी जब से हम सोचना प्रारंभ कर देंगे कि भाई ये समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाए, इस समस्या को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। समस्या के उत्पन्न होने से लेकर और समस्या के समाधान तक जो हमारा सोचने का जो नजरिया होता है, जो हमारा विचारने का जो नजरिया होता है, जो हम सोचते हैं, सोच कई प्रकार की होती है, जो भी पढ़ेंगे उसी को चिंतन नाम दिया गया है, वो हमारा चिंतन कहलाता है। समझना यह कि जब एक व्यक्ति किसी समस्या को सामने पाता और उस समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या उत्पन्न उस कंडीशन से लेकर जब तक समस्या सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है, उनके बीच में जो जो हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। अब यहां पर 2 चीज का और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझना, अब मैं इसके साथ में बता दूंगा आपको। इसके साथ में आपका समझना यहां पर इसका जरूरी है कि मान लीजिए कल्पना होती है। क्या होती है, कल्पना। अब कल्पना किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझेंगे। अब बात यहां पर होती है कि एक तो चिंतन हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कल्पना किसे कहते हैं। तो यहां पर आपको बताना है अमूर्त वस्तु या घटना के बारे में चिंतन या सोचना। भाई, कल्पना वही तो होती है जिस वस्तु को हमने कभी न देखा हो, जिस व्यक्ति को हमने कभी न देखा हो, जिस घटना को हमने न देखा हो, और उसके बारे में आपसे बोला जाए कि आप उसके बारे में कोई 2 पॉइंट बताइए, तो कल्पना कहलाती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, वो होता है हमारा तर्क। अब ये तर्क क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझे। देखो, जब 2 वस्तुएं सामने हों, फिर उन पर अपने विचार प्रकट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा तर्क कहलाता है। तीनों चीजों को समझना। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही हो कि पहले कल्पना आएगी,
फिर चिंतन या तर्क। तो इसका क्रम भी हम पढ़ लेते हैं, आप परेशान मत होइए। अगर वो आपसे पूछे कि इनका क्रम सही कौन सा है, तो पहले आएगी कल्पना, फिर उसके बाद आएगा चिंतन, फिर उसके बाद आएगा तर्क। ये वाला जो आपको क्रम पढ़ना है, इसको देखकर आपके दिमाग में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी अब इन तीनों को जब मैं आपको समझाता हूं, तो मान लीजिए जब हम कल्पना करेंगे तो आपके सामने कोई भी वस्तु नहीं होगी, ना एक होगी, ना दो होगी, ना तीन होगी, ना चार होगी। यानी जब आपके सामने कोई वस्तु ना होने पर उसके बारे में आपसे पूछा जाए कि आप उसके बारे में थोड़े से अपने विचार प्रकट करिए, तो वो हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। क्लियर बात है। चिंतन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, आपके सामने किसी एक समस्या का, किसी एक वस्तु का, किसी एक घटना का होना है। जब आपके सामने कोई एक ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर आपको अपने विचार प्रकट करने, वो हमारा क्या कहलाता है, चिंतन। सिर्फ एक वस्तु का। तर्क के बारे में क्या होता है कि जब आपके सामने दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो वस्तु या घटना कुछ भी हो सकता है, उन दोनों के बारे में आपको अपने विचार प्रकट करने, और ये वाली बात होता नहीं कि ये वाली वस्तु सही है या ये वाली वस्तु सही है। भाई इस वाली वस्तु में ये वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती, इस वाली वस्तु में ये वाली क्वालिटी नहीं पाई जाती। आप कपड़े देखने जाते, कपड़े खरीदने जाते, तो बहुत सारी वैरायटी वो आपको दिखाता है साड़ी की, ये साड़ी ले लीजिए, वो साड़ी लीजिए। तब आप उन कपड़ों को छूकर देखते हैं कि यार ये कपड़ा ज्यादा लेंथ चलेगा, ये कपड़ा नहीं चलेगा। आपके सामने दो वस्तुएं रखी ना, उन दो वस्तुओं में आप कंपैरिजन करेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, तर्क कहलाएगा। और जिस एक व्यक्ति, एक वस्तु पर हमें अपने विचार खुलकर प्रकट करने हैं, वो जिसको हम समस्या बोलते हैं, वो हमारा चिंतन कहलाएगा। और जिस पर कोई भी हमारे सामने ना हो, वो हमारी कल्पना कहलाएगी। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहां पर आपको यह समझना है कि इन तीनों का जो निर्माण होगा, वो समस्या से होना है, बिना उसके तो समस्या के तो होना ही नहीं। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चिंतन से पूछा जा रहा है। चिंतन जो मैंने आपको बताया कि आपका सोचने विचारने का तरीका होता है जब आपके सामने कोई समस्या होती है, और समस्या के प्रारंभ होने से लेकर समस्या का समाधान तक, या समस्या के अंत तक जो हम अपने विचार खुलकर प्रकट करते हैं, वो हमारा चिंतन कहलाता है। अब यहां पर चिंतन जो होता है प्रकार से पढ़ेंगे। अब समझना, अगर मैं आपसे ये वाली बात बोल देता हूं कि चिंतन के प्रकार हेडिंग डालना, अब आपको चिंतन के जब प्रकार पढ़ेंगे तो आपको अब समझ में आएगा कि सबसे मेन पार्ट तो ये है, जब हम चिंतन के प्रकार पढ़ते हैं तो चिंतन मुख्य रूप से दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है स्वलीय चिंतन, और एक होता है यथार्थवादी चिंतन। अगर आपसे ये वाली बात पूछता कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ऐसा चिंतन दो प्रकार से पाया जाता है। एक पाया जाता हमारा स्वलीय चिंतन, और एक पाया जाता हमारा यथार्थवादी चिंतन। अब यहां पर भी देखा जाए तो यथार्थवादी चिंतन को भी कई भागों में बांटा गया है। यथार्थवादी चिंतन को एक हम बोलते हैं अपसारी चिंतन, दूसरा हम बोलते हैं अभिसारी चिंतन, और तीसरा बोलते हैं हम आलोचनात्मक चिंतन। ये आपके हर बार सीटेट में आते ही आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि चिंतन कितने प्रकार का होता है, तो आपने बताया कि सर दो प्रकार का चिंतन होता है, एक होता है स्वलीय चिंतन और एक होता है हमारा यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन को हमने तीन प्रकार का बताया है, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अब थोड़ा इसको समझना आपको। ये वाला चिंतन क्या होता है कि जब कोई वास्तविक बिंदु ना हो,
जब कोई वास्तविक बिंदु न हो, स्वयं के विचारों पर हो। वो हमारा स्वलीय चिंतन कहलाता है। मान लीजिए आप अपने आधार पर कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे बोला कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, आप अपने बारे में, बेशक आप बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन आप चाहते कि मैं अपने बारे में हमेशा बुराई करता हूं। आपके द्वारा किया गया चिंतन स्वलीय चिंतन कहलाए, यथार्थवादी। अब यहां पर आपको एक बात यह समझनी है कि यहां पर जो भी होगा वो वास्तविक बिंदु होगा, वास्तविक बिंदु पर निर्भर, बिल्कुल यथार्थवादी कहलाएगा। जैसे मैंने आपको यहां पर बोल दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू पर मैंने आपको बता दिया कि ताजमहल के बारे में बताइए। विचार प्रकट करना, यानी मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप ताजमहल के बारे में बताइए कुछ, तो ताजमहल आपके सामने खड़ा है, आप ताजमहल के सामने आप खड़े हुए हैं, या ताजमहल की फिक आपके सामने खड़ी हुई है और आपसे उसके बारे में विचार प्रकट करने के लिए कहा यार, तब आप रियल उसको देखकर आप ये कहोगे सर इसका कलर थोड़ा संगमरमर व्हाइट कलर का है, इसकी गुंबद गोल है, सर ये बहुत अच्छा बना हुआ है, सर इसको शाहजहां ने बनवाया, मुमताज की याद में। यानी हमारे सामने ऐसा बिंदु जो रियल हो, उसको ध्यान में रखकर जो हम कार्य करते हैं वो हमारा क्या होता है, रियल। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक होता है। अब थोड़ा इनको लेंथ, थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेंगे। अपसारी को आप मुक्त अंत वाले प्रश्न भी बोल सकते हैं। समझना, और इसको बंद अंत वाले प्रश्न बोलते हैं। अगर आपसे ही पूछा जाए कौन सा चिंतन रटने पर बल देता है, कौन सा चिंतन समस्या पर बल देता है, तो यहां पर भी आपको समझ लेना है ये वाला जो होता है ये समस्या केंद्रित होता है, और ये वाला जो होता है ये रटने पर बल देता है। किस पर बल देता है? रटने पर बल देता है। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये वाली बात बोली कि जिस प्रश्न के, यानी जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं, जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? अपसारी कहलाता है। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर डाला अपसारी चिंतन, समझना। अपसारी क्या कहता है, थोड़ा इसको समझेंगे। जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर हो, जो आपको विचार प्रकट करने पर बल देता है, जिसमें सबसे अधिक विचार प्रकट किए जाते हैं। जैसे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मोबाइल का क्या उपयोग है, दूसरा फलों का क्या लाभ है, अपसारी चिंतन उस चिंतन को कहते हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करने पर बल देता है, जिसमें एक से अधिक विचार प्रकट किए जाते हैं। जो समस्या केंद्रित होता है वो अपसारी होता है, जिसका प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स ना हो। देखो, अब मैं आपको यहां पर यह भी बोल सकता हूं कि ये जो होता है ये ओपन एंडेड होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं।
या समस्या समाधान होता है, समस्या संबंधित, या क्रिएटिविटी से संबंधित। जो होता है वो कौन सा चिंतन होता है, तो आपको बता देना समस्या समाधान या अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जब हम दूसरे की बात करते हैं दोस्त, जो दूसरा होता है वो हमारा कौन सा, अभिसारी चिंतन होता है। कौन सा, अभिसारी। इसका आंसर पहले से फिक्स होता है। पहले से कैसा होता है, फिक्स होता है। जैसे समझ लेना, जैसे भारत की राजधानी कहां है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। कहां है? जिस प्रश्न का आंसर सिर्फ एक ही होता है वो अभिसारी कहलाता है। और ये वाला जो चिंतन होता है ये छात्रों को किस पर बल देता है, तो आपको बताना है रटने पर बल देता है। किस पर बल देता है, रटने पर बल जो देता है वो अभिसारी कहलाता है। और जो आपको ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करने पर बल देता है वो कौन सा कहलाता है, अपसारी कहलाता है। मेन बात जो आ रही है वो आ रही है आलोचनात्मक। अब आलोचनात्मक में क्या होता है समझना, मैं समझा दे रहा हूं। जिसमें किसी समस्या के गुण और दोष हो, समस्या के गुण प्लस दोषों का अध्ययन, गुण और दोषों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, तो आपको बता देना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। कैसा कहलाता है, आलोचनात्मक। यानी आपके सामने दो पहलू रखे, अपसारी और अभिसारी। अब ऐसा नहीं कि अभिसारी बिल्कुल बेकार है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो हमें रट कर करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव होंगे तो रट कर करने, लेकिन ऐसे टाइप होंगे वो सोच समझ कर एक साथ देखकर। तो इन दोनों के गुण और दोषों का अध्ययन करने के लिए किस चिंतन को लाया गया, तो आपको बता देना आलोचनात्मक चिंतन को लाया गया। अब इसके बाद अन्य प्रकार भी आते हैं इसके, वो आपको बहुत अच्छे से समझने। अब आपसे ये पूछिए कि चिंतन के अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में देखो पहला कौन सा होता है, अन्य प्रकार भी हो सकते हैं कि देखो एक हो सकता है प्रत्यक्षात्मक, एक अप्रत्यक्षात्मक। एक होता है प्रत्यक्षात्मक, अप्रत्यक्षात्मक, एक काल्पनिक, एक तार्किक, ऐसे हो सकते हैं। तो हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रत्यक्षात्मक। दूसरा जो पढ़ेंगे अप्रत्यक्षात्मक चिंतन। तीसरा जो पढ़ेंगे काल्पनिक चिंतन। और चौथा जो पढ़ेंगे तार्किक चिंतन। ये इसके अन्य प्रकार आते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि चिंतन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो आपको बता देना दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक स्वलीय चिंतन, एक यथार्थवादी चिंतन। जब स्वलीय चिंतन की बात होती है तो आपके सामने कोई वास्तविक बिंदु नहीं होता जिसको आप देखकर चिंतन कर, आप अपने मन के आधार पर जो चिंतन करते हैं वो हमारा स्वलीय चिंतन कहलाता है। यथार्थवादी चिंतन वो होता है जब आपके सामने कोई रियल वस्तु रखी होती है, रियल रूप में जो आपको विचार प्रकट करने के लिए कहा जाए, वो हमारा ये वाला कहलाता है। उसके बाद
उसके यथार्थवादी चिंतन तीन प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक। ऐसा चिंतन जो आपको रटने पर नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा विचार प्रकट करने पर बल देता है, वो हमारा अपसारी कहलाता है, जिसको हम बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। यानी जिस प्रश्न का एक से अधिक आंसर होता है वो हमारा अपसारी कहलाता है, और जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर नहीं होते हैं, जिसका आंसर पहले से फिक्स होता है, वो अभिसारी कहलाता है। और आलोचनात्मक, जिसमें किसी वस्तु के गुण और दोष या दो पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? आलोचनात्मक। जब आपसे अन्य प्रकार की बात करें तो आप अन्य प्रकार बता दें, तीन प्रकार होते हैं। प्रत्यक्षात्मक, जब आपके सामने कोई वस्तु रखी है और उसको देखकर आप अपने बिल्कुल विचार प्रकट करें, आप अपने समस्या का समाधान करें कि साहब मेरे हिसाब से ये वस्तु जो रखी है ये मुझे ब्लैक कलर की दिखाई दे रही, किसी को रेड कलर की दिखाई दे रही, प्रत्यक्षात्मक होता है। अप्रत्यक्षात्मक होता है जो आपके सामने ना रखी हो लेकिन वस्तु है आपके सामने नहीं है। ताजमहल है लेकिन अभी ताजमहल आपके सामने नहीं है, लाल किला है, आपको वो वाला दिया जाए। यानी जो वस्तु अमूर्त होती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो वस्तु अमूर्त होती है, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब यह है कि वस्तु वो इस दुनिया में है तो सही लेकिन आपके सामने नहीं है, तब आपको कहा जाए, तब ये आपने वो पहले वस्तु देख ही चुकी है। काल्पनिक वो होता है, हो सकता है इस दुनिया में हो या ना हो, लेकिन उस वस्तु से आप कभी भी रूबरू नहीं हुए हैं। काल्पनिक, दोबारा समझे, काल्पनिक दुनिया वो होती है जो आज तक आपने कभी ना देखी हो लेकिन उसके बारे में आप सोचते रहे। हो सकता है आज तक आपने ताजमहल देखा ना हो सकता है ताजमहल हो या ना हो, और ना हो आपको उसके बारे में बता पूछा जाए तो आप ये हो सकता है ताजमहल लाल कलर का हो सकता है हरे कलर का हो सकता है किसी और कलर का हो, डजंट मैटर। मतलब कहने का ये कि जो आपने पहले वस्तु देखी है लेकिन वर्तमान में आपके सामने नहीं है, तब आपको उसके बारे में पूछा जाए तो अप्रत्यक्ष में अमूर्त चिंतन होता है। काल्पनिक वो होता है जिसकी आपने कभी कल्पना न की हो, उसके बारे में कल्पना, इमेजिनेशन हो रहा है। तार्किक चिंतन क्या होता है, मैं इसको बार बार आपको समझा रहा हूं, जब भी इसकी बात होगी तो आपके सामने कोई भी दो वस्तुएं होंगी, विचार प्रकट करना। काल्पनिक को वो आपके पूर्व ज्ञान पर भी आधारित बता सकता है। पूर्व ज्ञान पर आधारित चिंतन भी बता सकता है। अभी थोड़ा सा बीच में मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपको सीटेड के पेडागोजी की नोट्स चाहिए, यानी ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी और पेडागोजी की नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 7217377533। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं, दोबारा से मैं बोल रहा हूं 7217377533। अब ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी के नोट्स अगर आपको चाहिए, इसी में आपको हिंदी की पेडागोजी मिल जाएगी, ईवीएस में मिल जाएगी, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स ऐसा मिलेगा जो आपको पहली बार में सीटेट पास करा दे। ये था दोस्तों चिंतन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि चिंतन किसे कहते, कल्पना किसे कहते, तर्क किसे कहते। पहले कल्पना, फिर चिंतन, फिर तर्क। समस्या के प्रारंभ होने से लेकर समस्या के समाधान के अंत तक हम चिंतन कहते हैं। प्रकार दो बता दिए, स्वली, यथार्थवादी, अपसारी, अभिसारी, आलोचनात्मक, प्रत्यक्षात्मक, अप्रत्यक्षात्मक, काल्पनिक और तार्किक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।